कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में या एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ाती है, कम करती है, पैसा छापती है, पैसा कम करती है, मार्केट से उठाती है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन अब इकोनॉमिकल लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से पैसे को कम करती है और ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये देखना। अब आरबीआई को हमारा देखना है क्या है। इससे पहले हमको देखो बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारा है वो है बॉन्ड। इससे पहले ये जाना बॉन्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले बॉन्ड किसे कहते हैं, सिंपल समझना। बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड उसे कहते हैं अगर मेरे को 1000 रुपए चाहिए, दैट इज द पर्सन ने व्हाट 1000 रुपए। पर्सन भी इसके पास 1000 रुपए थी, इसके पास है 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए बी किसको दे देगा? ए को दे देगा। यस और नो? ए को दे देगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट पे? सपोज 5% इंटरेस्ट रेट पे दे देगा। समझ रहे हो? तो बॉन्ड का कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड का कहानी है कि बी जो पर्सन है, बी के पास पैसे थे, ए की जरूरत थी, तो बी ने ए को दे दिया। और सिंपल गांव वगैरह से में या देखोगे या बस शहर में भी होता है कि ये अगर 5% में दिया तो ये पर्सन इसको क्या देगा? लिख करके देगा कि मैं इतने दिन में लौट आऊंगा। ये सुनो इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट है। चाहे तो हमारे तरफ तो चेक ले लेते हैं लोग, है कि नहीं? चेक सिग्नेचर करके ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से देखो तो ये पर्सन को 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, तो इसने पेज के ऊपर ऐसा लिखा कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए, 5% इंटरेस्ट रेट मैं दूंगा 1 साल के लिए। मतलब उसने ही ऐसा लिखा। तो जिसको चाहिए उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड इशूअर। बॉन्ड इशूअर मतलब जो बॉन्ड को इशू करता है। इशू कौन बॉन्ड को करता है? जिसको पैसे की जरूरत होगी वो ना बॉन्ड बनाएगा कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए, 5% इंटरेस्ट रेट पे 1 साल हो गए, है कि नहीं? तो बॉन्ड इशूअर जिसको जरूरत। अब समझना, ये इसको दिया, अब दिया तो ये बॉन्ड इशूअर क्या किया? ये जो है बॉन्ड इशूअर, ये बॉन्ड ये पेपर किसको दे देगा? बी को। आएगा ये पैसे लेगा और ये पेपर देगा। सो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड होल्डर। क्या कहेंगे हम लोग? बॉन्ड होल्डर। समझ रहे हो? रियल मनी सप्लाई बढ़ाना या कम करना है वो किस मार्केट में? ओएमओ। ओएमओ को क्या कहते हैं? हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब बॉन्ड का क्यों हम बात किए थे ये हम समझ में आया। ठीक है, अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई को जब भी जरूरत होता है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आती है। अगर पैसे बढ़ाने हैं, आरबीआई को क्या करने? पैसे बढ़ाने तो क्या करना हो? समझना, बढ़ाने पैसे तो क्या करना हो? ये आरबीआई, ये हमारा क्या है? बैंक है। ये हमारा क्या है? आरबीआई। आरबीआई को क्या करना है? पैसे बढ़ाना है। तो आरबीआई किसको पैसे देगी? बैंक को पैसे देगी, दैट इज रुपीस। तो बैंक देगी आरबीआई को क्या देगी? बॉन्ड देगी। समझ रहे हो कि नहीं? बॉन्ड देगी। और इस चीज को क्या कहते हैं हम? वायर बॉन्ड, मतलब वाइट बॉन्ड। मतलब समझना, अगर आरबीआई बॉन्ड को बाय करती है, मतलब कि बॉन्ड ली और पैसे दी, तो मनी सप्लाई बढ़ता है। किस तरीके से काम करता है? ये नहीं कि जितना मन किया उतना पैसे दे दिए मार्केट में, नहीं, बॉन्ड का काम। मतलब आरबीआई मनी सप्लाई बैंक को दी, इंक्रीज करने तो बैंक क्या देगा? आरबीआई को बॉन्ड देगा। आगे नहीं, तो यहाँ पर आरबीआई क्या कि बॉन्ड को बाय। तो अगर बाइंग बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड को बाय कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। समझ रहे हो? बाइंग बॉन्ड आरबीआई ली और पैसे दी का मतलब एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? बॉन्ड को बाय करती है आरबीआई। लेकिन कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? ये देखना, ये हमारा क्या है? आरबीआई। ये क्या हमारा? बैंक। अब आरबीआई को पैसे कम करने मतलब किससे लिए उठाएगी? बैंक से उठाएगी, है ना? बैंक से उठाएगी पैसे, ये पैसे ये आरबीआई बैंक से पैसे उठाएगी, इसको क्या देगी? बॉन्ड देगी। आरबीआई पैसे उठाएगी, बैंक को क्या देगी? बॉन्ड देगी, लिख करके। ठीक है, 5 साल 10 साल हो गए, मैंने इतना उठाया, इतना % इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करती है? बॉन्ड को दे रही है,
बॉन्ड का सेल करती है आगे, और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि बॉन्ड को बाय करती है आगे। सो इस प्रोसेस से हमारा डिफाइन, इस प्रोसेस से आगे वर्क करती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ रहे हैं? तो ये चीज था हमारा। अब देखना, अब हमारा आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखना मॉनेटरी पॉलिसी, अब तो एक एक्सट्रीम केस देखो, एक्सट्रीम केस मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। एक्सट्रीम केस, पहला एक्सट्रीम केस हमारा है, उस चीज को कहते हैं हम लोग क्या चीज, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप हम लोग कहते हैं पहला, समझ रहे? और सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल केस। Liquidity trap and the classical case. There are two exceptional case of the monetary policy, that is liquidity trap and the classical case. What is liquidity trap and what is classical case? हम लोग monetary policy अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि liquidity trap किस सिचुएशन को कहते हैं। वैसे सिचुएशन जब RBI के पास कोई भी तरीका नहीं हो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का, वैसा सिचुएशन जिसमें आरबीआई अनेबल हो, बिल्कुल उसके पास हाथ में बिल्कुल है ही नहीं कि वो मार्केट में पैसा बढ़ा सकता है। क्यों? हम लोग जानते हैं मार्केट में पैसा बढ़ेगा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी पे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, है ना? अगर ये मार्केट में बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसा है लेकिन इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो पर है, तो आरबीआई अब तो पैसा बढ़ा ही नहीं सकती, नहीं तो नेगेटिव में चली जाएगी इंटरेस्ट रेट। सो दिस पोजीशन इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब वैसे कंडीशन जहां पर इकोनॉमी बिल्कुल उसका इंटरेस्ट रेट जीरो के बराबर, सो उस चीज को कहते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। अगर जीरो के बराबर हो गया मतलब मनी सप्लाई अगर बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चला जाएगा तो कोई भी बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहेगा। पहले 100 रुपए में 105 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 100 रुपए में 98 रुपए मिल रही है, क्या जरूरत है बैंक में डिपॉजिट करने की? सो दैट्स द सिचुएशन इन लिक्विडिटी ट्रैप। सो ये एक्सट्रीम केस। अब समझना है लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है। हम लोगों ने बात किया था लिक्विडिटी ट्रैप, वहां पे बात किया था कि एच का वैल्यू अगर जीरो होता है, एच का वैल्यू अगर इंफिनिटी होता है, सॉरी इंफिनिटी होता है, तो ये हमारा क्या होता है, कैसा कर्व, कुछ ऐसा। लिक्विडिटी ट्रैप में हमारा एलएम कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? लिक्विडिटी ट्रैप में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। अब कोई कंफ्यूज होगा कि क्यों होता है, तो यहाँ से देखो एलएम कर्व का इक्वेशन क्या था, इंटरेस्ट रेट I is equal to 1/h k i minus m bar बटा p bar, है ना? ये हम लोग पढ़े। अब देखना लिक्विडिटी ट्रैप में हम जानते हैं कि h का वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। इसको अगर समझ में नहीं आता तो एलएम कर्व का वीडियो देखेगा तो पूरा आ जाएगा, नहीं तो पूरा एलएम कर्व बैठ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो h का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन का वैल्यू कितना आएगा, इंफिनिटी आया ना? डिनोमिनेटर जीरो तो ओवरऑल इक्वेशन इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब इंटरेस्ट रेट किस तरीके से चेंज कर रहा है, इंफिनिटी, है कि नहीं? इंटरेस्ट का रेट का चेंज करने का कितना है तरीका, उसका इंफिनिटी से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है। इंटरेस्ट रेट का कौन सा ये है, ये y एक्सिस, इधर i इक्वल्स टू इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, क्या है ये नहीं, h का वैल्यू जीरो, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट हमारा कैसा इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ऐसा इंफिनिटी की तरफ चलता जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो इसका कर्व हमारा कैसा बनाना पड़ेगा, 1 सेकंड यस ये सही हो। एज का वैल्यू हमारा क्या होगा, इंफिनिटी। तो इंटरेस्ट रेट हमारा कैसा चेंज करेगा, जीरो। तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है और ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। तो इधर इंफिनिटी कर देगा, हां सही, ठीक है? तो ये चीज फिर से एलएम कर्व का ये इक्वेशन होता है। एच का वैल्यू अगर हम इंफिनिटी रखते हैं तो ये ओवरऑल इक्वेशन हमारा कितना आता है, जीरो। जीरो का मतलब इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, बिल्कुल इनसेंसिटिव, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? कितना ही हम लोग इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, कितना भी मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। और वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, दैट इज एलएम कर्व इज बिल्कुल कैसा, हॉरिजॉन्टल। क्लासिकल केस किसे कहते हैं, क्लासिकल केस किसे कहते हैं, क्लासिकल केस जस्ट
लिक्विडिटी ट्रैप में एलियन कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। क्लासिकल केस में एलियन कर्व कैसा होता है? वर्टिकल होता है। क्यों वर्टिकल होता है? क्योंकि यहाँ पर h का जो वैल्यू है भैया वो क्या होता है यहाँ पर? 0। ठीक है, h का वैल्यू 0 होता है। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजिंग, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। दैट्स व्हाई कर्व लाइक वर्टिकल। यहाँ पर क्या होता है? h का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या होता है? नीचे में इंफिनिटी। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट and then this situation is known as liquidity trap. So there are two type of extreme case. अब इसी में हम लोग लास्ट चीज देखना है इसके अंदर कि लिक्विडिटी ट्रैप में मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना अच्छा बात है या नहीं। क्या लिक्विडिटी ट्रैप में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर सकते हैं? ये देखो, अब देखना ये लिक्विडिटी ट्रैप, ये हमारा एलएम कर्व, ठीक है। अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं, दैट मींस व्हाट? एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यूज करने से क्या होगा? एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट कम गया। अब इंटरेस्ट रेट कम गया तो सिंपल देखो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर कुछ ऐसा ये हमारा क्या? ये आईएस कर्व आया ना। लेकिन जानते हैं हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट की कहां पर होता है? 0 टू मिनिमम लेवल तो वहां पर उससे इंटरेस्ट रेट कम हो ही नहीं सकता। दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लिक्विडिटी मतलब ये हो ही नहीं सकता। मनी सप्लाई गेट इंक्रीजेस बट इंटरेस्ट रेट नॉट गेट डिक्रीजेस। कोई इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। दैट इज आवर लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो किस पॉलिसी का यूज करेंगे? लिक्विडिटी ट्रैप। एग्जांपल देखना कि 2007-8 के टाइम में क्या हुआ कि इस इकोनॉमी में मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा था। सेंट्रल बैंक ने बहुत पैसा खर्च किया क्योंकि लेमन ब्रदर हमारा डूब गए थे बिल्कुल। तो सेंट्रल बैंक ने बहुत पैसा दिया जिसके कारण पैसा ज्यादा दिया तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो गया और इतना कम हुआ कि सिचुएशन किस तरीके से आ गया? लिक्विडिटी ट्रैप। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा आरबीआई उसके पास या सेंट्रल बैंक वो कैपेबल नहीं है मनी सप्लाई इंक्रीज करने में। तो वही हुआ यूएस में, सेंट्रल बैंक मनी प्रिंट नहीं कर सकती। वही हुआ बिल्कुल लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल बैंक यूज ही नहीं कर सकती लिक्विडिटी ट्रैप में। एग्जांपल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ यूएस, समझ रहे? वहां पे क्या हुआ था? फिर से क्या हुआ था? लेमन ब्रदर डूब गए। मतलब हाउसिंग कंपनी थी तो वो क्या हुआ? वो दिवालिया हो। फ्री में हाउस के लिए बिल्कुल लोन बांट रहे थे, हाउस के लिए कोई लोन पे नहीं किए। बहुत बड़ा कंपनी था, इसका इकोनॉमी बिल्कुल डैमेज कर गया। उस कारण उसमें क्या हुआ कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती थी तो वहां पे नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर इतना पैसा पहले ही मार्केट में वो उतार चुकी थी। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लगभग 0 लेवल पे था। अगर कर्व देखोगे तो कुछ ऐसा है, कर्व ऐसा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0 लेवल पे। सो दैट्स द लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन। और उस सिचुएशन में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट यूज। कौन सा पॉलिसी नहीं? उस टाइम मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कोई इफेक्ट नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टिव पॉलिसी का भी यूज नहीं क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। समझ रहे हो? ऐसा सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल बैंक का पॉलिसी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे कॉन्ट्रैक्टरी हो। अरे नहीं हो सकता, वो तो टिकट क्यों नहीं हो सकता? क्या कॉन्ट्रैक्टरी क्यों नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है। कॉन्ट्रैक्टरी का मतलब मार्केट से पैसा खींचा। हाँ, तो अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग डिपॉजिट ज्यादा करेंगे। क्या बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएगी? ये बताओ, बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएगी? ये हुआ था ना, ये सिचुएशन हुआ था कि हाउसिंग जो है उसके लिए आरबीआई को खरीदना है। अभी पढ़ाई नहीं है लेकिन ये समझ लो फिस्कल पॉलिसी कौन सा कर्व? आईएस कर्व। दिस इज आवर आईएस कर्व। फिस्कल पॉलिसी आईएस कर्व किसके द्वारा चेंज करता है? अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज करती है तब आईएस कर्व चेंज करेगी, है कि नहीं? मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ाते हैं तो आईएस कर्व शिफ्ट वर्ड राइटवर्ड। और ये अगर राइटवर्ड शिफ्ट करता है एलियन कर्व हमारा ये है तो ये देखना ये y0 ये y1
इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा। इंटरेस्ट रेट सेम है, कोई फर्क नहीं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इनकम आउटपुट बढ़ गया, काम कर रही है इकोनॉमी, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है ना, समझ रहे हो कि नहीं? सो ये इफेक्ट, सो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर बिल्कुल इनइफेक्टिव है, बट फिस्कल पॉलिसी इज प्योर इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव, समझ रहे हो? आगे फिस्कल पॉलिसी में अच्छे से बात करेंगे तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्लासिकल केस की बात करें, क्लासिकल केस का मतलब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल एलिमेंट कब है हमारा, जहां पर हमारा ये हमारा h का वैल्यू हमारा क्या है भैया 0, दैट्स व्हाई इंफिनिटी। अब इसमें देखना, अगर हम लोग पहला फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी का मतलब IS कर्व, दिस इज आवर IS कर्व, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, IS कर्व से टुवर्ड राइट वर्ड है ना, इनकम आउटपुट कितना था इनिशियली 50, तो इंटरेस्ट रेट कितना था I0, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज किया तो इनकम आउटपुट कितना है सेम, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया बढ़ गया, आया ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आउटपुट क्या है बिल्कुल सेम, आउटपुट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ाया गया ताकि आउटपुट इंक्रीज करेगा, लेकिन बिल्कुल ये सेम है, ये सब तो इफेक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट 100% ही काउंटर कर दिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, 100%, that is crowding out effect, 100% crowding out effect in this classical case, ठीक है, 100% crowding out, इसका मतलब हमारा y0 लेवल के लिए हमारा इनकम एंड आउटपुट सेम लेवल पे, पहले भी सेम था अभी भी सेम है, तो क्या फिस्कल पॉलिसी का क्या यूज है यार, कोई इफेक्ट है नहीं, सो फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव इन विच, इन क्लासिकल केस फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव, बट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ये हमारा एलिमेंट था एक बार बटा p बार एलिमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा हमारा, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है ये ISCL, जिसके कारण किधर टू कब शिफ्ट करेगा राइटवर्ड की ओर, यस और नो, यस यस, जिसके कारण इफेक्ट क्या होगा, आउटपुट y0 से y1 पर आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट I0 से I1 पर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? देख हां बोलो, सही है ठीक है, तो ये चीज एलएम कर्व हमारा राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट किया जिसके कारण इनकम और आउटपुट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट भी कम गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सो दैट इज बेस्ट, समझ रहे हो कि नहीं? दैट इज इफेक्टिव, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिकल केस में मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव बट फिस्कल पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, यस और नो? यस बट इन लिक्विडिटी ट्रैप monetary policy is ineffective but fiscal policy is effective, yes or no? यस ये हमारा कब सिचुएशन आया था 2008 के टाइम पर यूएस में देखा गया था, यही था जिसमें एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया, समझ रहे हो? तो ये चीज जो हमारा एक्सट्रीम केस हो गया, और आज का लास्ट टॉपिक बस 5 मिनट का, अब उनको बताया कि यूएस मतलब सेंट्रल बैंक जो है, ये समझना, सपोज मार्केट के अंदर हमारा क्या लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर मार्केट, मतलब हम लोग जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव मतलब पता चलता है यहाँ से कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक का नो रूल, कोई रोल नहीं, समझना, लिक्विडिटी ट्रैप में सिचुएशन मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है जिसके कारण सेंट्रल बैंक के पास कोई काम नहीं है, काम धंधा उसका बिल्कुल बंद है, मतलब उससे पता चलता है कि इस चीज को कहते हैं कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज नहीं कर सकता, मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल बैंक यूज नहीं कर सकता, मतलब सही तरीका से मॉनेटरी, जो सही वाली मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंसिव और कॉन्ट्रैक्टरी, उसको सेंट्रल बैंक यूज नहीं कर सकता, तो अगर सही से अगर नहीं निकले तो क्या करो, उंगली को टेढ़ा करो, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी उंगली को टेढ़ा करो सेंट्रल बैंक, तो क्या है हमारा नाम आया सेंट्रल बैंक, जो काम ऐसे ही तो बैठना नहीं है, सेंट्रल बैंक ने ऐसे ही सैलरी देना, तो इसका नाम क्या है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, समझ रहे हो? कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं हो सकती क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप में
अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? ठीक है, क्या अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? अब समझना 2008 का स्टोरी समझना, लेमन ब्रदर दिवालिया हो गए बिल्कुल, जिसके कारण लेमन ब्रदर का हाउस जो है बिल्कुल कम कम इंटरेस्ट रेट पे बांटा जा रहा था, लगभग फ्री में हाउस का लोन लो और हाउस कितना बनाओ, फ्री में बिल्कुल बांटा जा रहा था, ऐसा था। तो ये क्या हुआ कि हाउसिंग यहाँ पर क्या था, ज्यादा था, मार्केट के अंदर हाउस वगैरह सब ज्यादा था, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा था। अब पता है ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक है, इसको पता है कि हम कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल हमारा कम है, हाउसिंग लोन फ्री में बिक रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज नहीं कर सकते, क्या है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल में क्या किया गया, इसे कहते हैं दोस्त पॉलिसी अनकन्वेंशनल, इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को आरबीआई बाय करे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को आरबीआई बाय करे, दैट इज सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड को आरबीआई बाय करे या फिर हाउस को बाय करे, मतलब सीधी हाथ से भी नहीं निकला तो टेढ़ा किया, क्यों टेढ़ा किया, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि मार्केट में हाउस ज्यादा था, अब हाउस ज्यादा है मतलब इसका प्राइस कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, हाउस को आरबीआई ने हाउस को खरीदना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो, सेंट्रल बैंक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी में लॉन्ग टर्म का मतलब लगभग 10 सालों के लिए ये हाउस को खरीदना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो, हाउस को खरीदना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई क्या होगा हमारा कम हो, ठीक है, और अगर सप्लाई कम होगा तभी तो लोग हमारा आएंगे बैंक के पास कि हमको क्या चाहिए भैया, लोन चाहिए, और लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट क्या चाहिए, बढ़ा देंगे, इस तरीके का पॉलिसी का यूज किया गया। फिर से 2008 के टाइम बिल्कुल हमारा सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप वाली थी, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज नहीं कर सकते थे, और इनइफेक्टिव कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरीके की पॉलिसी का यूज की अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, वाई करते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब हाउसेस को बाय की, और क्या हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय की, इससे क्या कि डिमांड को कम कर दी, और सप्लाई को कम कर दी, सप्लाई कम होने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, अब प्राइस बढ़ेगा महंगा हो जाएगा, तो बैंक के पास लोन लेने के लिए लोग आएंगे, बैंक के पास लोन लेने के लिए आएंगे, तो बैंक के पास डिमांड बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पॉलिसीज का अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इसमें एक चीज और है, दैट इज क्रेडिट ईजिंग, एक वर्ड है क्रेडिट ईजिंग। क्रेडिट ईजिंग किसे कहते हैं, अब जो आरबीआई है फालतू में पैसा देना बंद कर, 2008 के टाइम फालतू में किसी को पैसा देना बंद कर, जैसे स्टूडेंट लोन वगैरह सब है वो सब देना बिल्कुल बंद की, समझ रहे, जो पार्टिकुलर कंपनी है जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे वैसे कंपनीज को इंटरेस्ट रेट दिया गया, तो पार्टिकुलर सेक्शन को काउंटर किया गया, उस पर ध्यान दिया गया, स्टूडेंट लोन वगैरह सब लेना देना बंद किया गया, दैट इज क्रेडिट ईजिंग। सो दिस इज आवर ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंसिव, कॉन्ट्रैक्टरी, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा बॉन्ड वाला पार्ट देखा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर देयर आर टू एक्सट्रीम केस, जैसे लिक्विडिटी ट्रैप एंड सेकंड क्लासिकल केस। लिक्विडिटी ट्रैप में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, व्हाई, बिकॉज़ एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल, एच का वैल्यू इंफिनिटी है कि नहीं। अगर किसी को समझना है और एलएम कर्व के बारे में अच्छा से, तो एलएम कर्व का वीडियो जाकर देखें, बिकॉज़ विदाउट एलएम कर्व आप क्लास में ऐसे ऐसे करते रहे, समझ रहे हैं ना। तो जिनको भी समझना है एलएम कर्व का वीडियो तो प्लीज जा करके देखें, तब समझ में आए। और उसके बाद हम लोग बात किए थे कि क्लासिकल केस में क्या बात की, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, बिल्कुल यहाँ से सिर्फ निकल गया ऐसे, तो ये हमारा ये आई इसका इंटरेस्ट ये y0 ये y1 है कि नहीं। सो मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसीज इनइफेक्टिव इन क्लासिकल केस। तो कैसे ऐसे तो नहीं बैठ सकती सेंट्रल बैंक। तो 2008 के टाइम में पहली बार क्या है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब
buying long term permits equity and horses etc. और क्या है ट्रेडिंग एसेट्स पर्टिकुलर सेक्शन कोई लोन फालतू के लोन मत समझ रहे। सो दैट्स ओवरऑल द मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग किसी दिन और बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है।